बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद असलम। वन पेपर एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन के हवाले से आप मुझे जानते हैं। आज हमने द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 करना है। तहसीलदार के पेपर में जो 3 लॉ है उनमें से एक द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 का है। मैक्सिमम पोर्शन जो पेपर का होगा 40 से 50 नंबर का इसमें से होगा, क्योंकि ये वो मेन लॉ है, मेन एक्ट है जिसके ऊपर तहसीलदार काम कर रहा होता है। या हमारा जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है ये काम कर रहा होता है। तो इसमें हमारे पास द पंजाब का मतलब तो आपको पता है, द पंजाब। इसमें वर्डिंग का आपने ख्याल रखना है, दा को आपने हज़फ नहीं करना, दा को आपने साथ लगाना है। माइनर सी मिस्टेक वो ये भी दे सकता है सिर्फ पंजाब लिख के। लैंड का मतलब क्या है यहाँ पे हमारे पास? लैंड का मतलब हमारे पास जमीन है, स्पेशली कौन सी जमीन? एग्रीकल्चर लैंड, जहाँ से हमने क्या करना है जी, टैक्स इकट्ठा करना है, उसके बारे में ज्यादा है। लेकिन जब हम रिकॉर्ड ऑफ राइट को मेंटेन करने की बात करेंगे, आगे चल के एक चैप्टर है पूरा, तो उसमें एग्रीकल्चर लैंड के अलावा जो कमर्शियल लैंड है उनका भी सबका रिकॉर्ड जब मेंटेन करने की बात आएगी तब भी हम इसी कानून के तहत क्या करेंगे, रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो क्या करेगा, रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। उसमें बाकी जो जमीनें हैं वो भी आ जाएंगी, लेकिन जब रेवेन्यू कलेक्शन की बात होगी तो फिर वो एग्रीकल्चर लैंड की बात होगी। उसके बाद रेवेन्यू का आपको पता है कि इनकम ऑफ गवर्नमेंट थ्रू टैक्सेस जो होती है वो हमारे पास क्या होगी जी, रेवेन्यू होगा। गवर्नमेंट जो टैक्सेस लगा के डिफरेंट जो है ना क्या करती है जी, रेवेन्यू कलेक्ट करती है। यहाँ लैंड रेवेन्यू का मतलब यह है कि जमीन के ऊपर जो टैक्सेस लगा के, कौन सी जमीन पे? एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर जो पैसे इकट्ठे किए जाएंगे वो क्या होगा, हमारे पास रेवेन्यू होगा। एक्ट के बारे में आगे चल के हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, एक्ट और लॉ में क्या डिफरेंस है। और ये जो एक्ट है हमारे पास ये कौन सा, ये कौन से साल में है जी, 1967 का है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो स्लाइड है उसमें हमारे पास हम थोड़ा सा देखते हैं लॉ क्या होता है, लॉ बनाता कौन है। जो जिनका बैकग्राउंड नहीं है लॉ का, तो उनके लिए थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा चीज़ों को आसान करने की। तो लॉ की डेफिनेशन यहाँ मैंने लिखी है, आ सेट ऑफ अ प्रिंसिपल या रूल्स का विच मेड बाय द गवर्नमेंट। सेट और ऐसा सेट रूल्स का और प्रिंसिपल का जो गवर्नमेंट बनाती है फॉर द वेलफेयर ऑफ सिटीजन, अपने शहरियों की वेलफेयर के लिए। देयर इज ऑलवेज फिजिकल या फिर लीगल फोर्स होती है बिहाइंड इट। मतलब ये है कि सिटीजन की, जो अपना सिटीजन है किसी भी स्टेट के, उनकी वेलफेयर के लिए रियासत जो सेट बनाती है रूल्स का या फिर प्रिंसिपल्स का, उसे हम क्या कहेंगे, लॉ कहेंगे। लेकिन उसके पीछे क्या होगा जी, फिजिकल क्या होगी हमारे पास, हमेशा फिजिकल या फिर लीगल फोर्स होगी। मतलब ये है हमारी स्टेट क्या करती है। स्टेट का आपको बताया कि हमारे 3 पिलर हैं। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड भी बता देता हूँ। मेजर जो हमारे पास 3 पिलर है, एक पार्लियामेंट है, इसमें हमारे नुमाइंदे एमएनए एमपीए जाते हैं, जाके वो क्या करते हैं, कानून साजी करते हैं। इनका काम मेन यही होता है, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटर जिसे हम कहते हैं, कानून बनाने वाले। दूसरा पिलर उसमें जुडिशरी होता है। उस कानून में अगर कुछ गलत है, कुछ जो फंडामेंटल राइट है उसके खिलाफ कोई बात है, तो वो उसकी क्या करती है, तशरीह करती है, उसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये कौन करता है, जुडिशरी करती है। जुडिशरी क्या करती है, इंटरप्रेट करती है जो कानून बनाया पार्लियामेंट ने, उसकी तशरीह कर दे, उसकी मतलब आपकी तशरीह कर देगी। उसके बाद हमारे पास एग्जेक्टिव होता है, जो हमारी गवर्नमेंट है, ये जो प्राइम मिनिस्टर होता है, उसके कैबिनेट, ये सारा एग्जेक्टिव होता है। ये जो कानून बनाया पार्लियामेंट ने, इसकी तशरीह कर दी किसने, जुडिशरी ने, ये क्या करते हैं, उसे इंप्लीमेंट करती है। तो 3 पिलर है। 4th पिलर वैसे प्रेस को कहा जाता है। तो ये 3 पिलर इस तरह से क्या करेंगे, कानून बनाएंगे और उसे क्या कर देंगे, इंप्लीमेंट कर देंगे। सिटीजन, अपने जो सिटीजन है उनकी वेलफेयर के लिए कानून बनाए जाएंगे। अब सबसे पहले क्या होता है, पार्लियामेंट क्या करती है, कानून बनाना है पार्लियामेंट ने, तो एक सबसे पहले एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। जो कमेटी होगी जिस डिपार्टमेंट के रिलेटेड, वो क्या करेगी, एक ड्राफ्ट बनाएगी। ड्राफ्ट जब बन जाएगा, जब उसे असेंबली में मूव कर दिया जाएगा, उस पर वोटिंग जब होगी, तो वो बन जाएगा हमारे पास से बिल। बिल क्या होता है, वो मुसवदा, वो प्रिंसिपल और रूल्स का जो सेट, जो आगे चल के एक्ट बनना है, जब वो मूव कर दिया गया, जिस पे अभी वोटिंग होनी है, वो क्या होगा, हमारे पास से बिल होगा। उस पर वोटिंग हो गई, अगर वोटिंग में वो पास हो गया, पास होने के बाद प्रेसिडेंट साइन कर देता है, तो अब वो क्या बन गया, हमारे पास एक्ट बन गया। अब इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, जब उसने साइन कर दिए
तो वो क्या कहलाएगा, एक्ट कहलाएगा। जब वो इंप्लीमेंट हो जाएगा फिर वो लॉ बन जाएगा। एक्ट में और लॉ में इतना सा माइनर सा डिफरेंस है कि एक्ट जब इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, हमारे पास लॉ बन जाएगा। तो लॉ की जो सबसे बेहतरीन डिक्शनरी है वो हमारे पास ब्लैक लॉ डिक्शनरी है, उसके मुताबिक भी लॉ की ये डेफिनेशन है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो है ना लॉ में और एक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस समझ आ गया होगा। बिल क्या होता है, ड्राफ्ट क्या होता है। अब हमारे पास लॉ दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास सिविल लॉ होंगे, कुछ हमारे पास क्रिमिनल लॉ होंगे, बल्कि अगली जो स्लाइड है वो इसी की है। इसमें हमारे पास ये देखें कि कुछ हमारे पास सिविल लॉ होंगे और कुछ हमारे पास क्रिमिनल लॉ होंगे। क्रिमिनल लॉ में हमारे पास जहां पे क्राइम हो रहा होता है तो वो उसके आगे एग्जांपल मैंने दी है यहाँ पे। तो दो है हमारे पास, पीपीसी 1860 का और सीआरपीसी 1898 का। एक मिनट रुकिएगा। क्रिमिनल लॉ जो है हमारे पास जिसमें कोई ना कोई जुर्म हो रहा हो, क्राइम हो, वो हमारे पास क्रिमिनल लॉ कहलाएगा। जिसमें हमारे पास पीपीसी पाकिस्तान पिनल कोड 1860 का है, जिसमें जुर्म और उसकी सजाएं बताई गई हैं। उसके बाद सीआरपीसी है हमारे पास, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अगर कोई जुर्म हो गया तो उससे सजाएं दिलवाने का प्रोसीजर क्या होगा, कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा, किस तरह से उससे जो है ना एग्जीक्यूट किया जाएगा, वो हमारे पास सीआरपीसी होता है। ये हमारे पास क्रिमिनल लॉ है। ये हमने नहीं पढ़ने, हमने क्या पढ़ने हैं, मतलब हमने कौन सा लॉ पढ़ना है, लैंड के रिलेटेड हमारा लॉ है। तो जमीन और जमीन के रिलेटेड जो लॉ होंगे जिनके साथ जो क्रिमिनल लॉ हो तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, सिविल लॉ कहलाते हैं। तो हमारे पास जो लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 है, ये क्या है, सिविल लॉ है। अब जरा हम देख लेते हैं, अब अपने एक्ट को, अपने जो हमारा पॉइंट है उस पर वापस आ जाते हैं। तो ये जो हमारा एक्ट है ना बेटा, इसका सबसे पहले जो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है वो ये बन सकता है कि ये क्या है जी, एक्ट 17 है जी, कब का, 1967 का। 1967 में जितने भी एक्ट पास हुए पार्लियामेंट से, ये कौन सा है, 17वां है, 17वां। ये आपने याद रखना है, 17वां एक्ट है। 17वां एक्ट से इससे पहले मतलब 16 एक्ट और पास हो चुके थे, ये आपने याद रखना है। दूसरा आपने ये डेट याद रखनी है, कौन सी डेट को ये इंप्लीमेंट किया गया या मंजूर हुआ, तो 7 दिसंबर 1967 की आपने ये डेट याद रखनी है। यहां से पूछा जा सकता है आपसे, इनकी अगर सिंपल सा क्वेश्चन देगा तो वो आपसे ये पूछ सकता है। नेक्स्ट आप ये देखें, प्रियम्बल है हमारे पास। प्रियम्बल का हम कह सकते हैं कि इंट्रोडक्टरी जो स्टेटमेंट होती है, आप कह सकते हैं कि क्रक्स, मतलब ये जो हमारा कानून, हमने इतना बड़ा कानून बनाया, ये डील किसे करेगा। तो इसके हवाले से आपने ये 2-3 इसमें से चीजें आपने याद रखनी है। इसमें आप ये देखिएगा, यहां से शुरू करें, मेकिंग एंड मेंटेनेंस, किस चीज की, मेकिंग एंड मेंटेनेंस, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। रिकॉर्ड ऑफ राइट मैंने आपको बताया बेटा कि किसी भी जमीन का जो रिकॉर्ड है वो क्या करता है जी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसका क्या करता है जी, मेंटेन करता है, बनाता है। इसमें हमारे पास कमर्शियल लैंड भी आ जाएंगे, उसके हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड भी आ जाएंगे। सारी जमीनों का जो रिकॉर्ड है वो कौन करेगा जी, इस एक्ट के मुताबिक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करेगा। उसके बाद उसने कहा जी असेसमेंट एंड कलेक्शन। असेसमेंट तखमीना लगाना, हमने जो है ना जी क्या करना होता है, असेसमेंट करनी होती है, अंदाजा लगाना होता है, और साथ कलेक्शन भी करनी है। किसकी जी, लैंड रेवेन्यू की, जमीनी टैक्स की, जमीन से जो टैक्स लिया जाएगा उसका ही जो असेसमेंट है वो भी इस कानून के मुताबिक होगी और कलेक्शन भी इस कानून के मुताबिक होगी। कौन करेगा जी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करेगा, उसमें जो रेवेन्यू ऑफिसर होंगे वो करेंगे। नेक्स्ट उसने कहा जो अपॉइंटमेंट एंड फंक्शन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर की अपॉइंटमेंट कौन करेगा और उसके फंक्शन क्या होंगे, वो काम किस तरह से करेगा, उसकी पावर्स क्या होंगी, ये भी सारे का सारा इसी कानून में हम डील करेंगे। उसके बाद उसने कहा जी अदर मैटर्स कनेक्टेड विद लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू के साथ कनेक्टेड जो बाकी मामलात हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, वो भी कौन देखेगा जी, इसी एक्ट के तहत डील किए जाएंगे। मिसाल के तौर पे कोई पार्टीशन है, जमीन की पार्टीशन होनी है, या आर्बिट्रेशन के हवाले से है, या और भी कोई भी मतलब है कि इसमें इस जमीनों के रिलेटेड जो मामलात हैं वो कौन करेगा जी, इस एक्ट के साथ, इस एक्ट के तहत डील किए जाएंगे। ये इसमें उसने बताया है। तो इसमें आपने कौन से लफ्ज याद रखने हैं, इसमें आपने याद रखने हैं कि रिकॉर्ड ऑफ राइट का लफ्ज याद रखना है कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जो है, रिकॉर्ड जो मेंटेन किया जाएगा जमीनों का, वो इस कानून के मुताबिक किया जाएगा। उसके बाद असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू जो है वो भी इसी
कानून के तहत कलेक्शन की जाएगी, कितनी की जाएगी। असल में ये जो कानून है ना बेसिकली ये डील करता है कि जो लैंड रेवेन्यू है उसकी कलेक्शन के साथ कि किसने कलेक्शन करनी है, रेवेन्यू ऑफिसर ने करनी है, किससे कलेक्शन करनी है, जमीनी पैदावार से करनी है, कितनी करनी है, उसके लिए असेसमेंट करेंगे। उसके बाद किस तरह से कर रहे हैं, अगर कोई नहीं जमा करवा रहा तो तरीकाकार क्या होगा, ये सारा कुछ इसमें डिफाइन किया गया, इस एक्ट के तहत सारा कुछ चलेगा। उसके बाद ये आपको प्रेम्बल जो था ये उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा कि इसने क्या कहा है। ये 2-3 लफ्ज आपने याद रखने हैं जो हमारे काम के हैं, इसमें से वो एमसीक्यूज बना के दे सकता है कि इसका जो प्रेम्बल है या ये डील करता है एक्ट कौन कौन सी चीजों को, उसमें से वो कोई 2 चीजें इधर से डाल देगा और 1-2 यहाँ से मिस कर देगा, या 2 या 3 चीजें डाल देगा तो वो कहेगा जी बताएं ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन दे देगा या ए एंड बी का ऑप्शन दे देगा। तो आपने ये 2 से 3 चीजें इसमें मेकिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट, फिर उसने कहा जी कलेक्शन के लिए असेसमेंट करेगा लैंड रेवेन्यू की। तीसरा उसने कहा है कि उसके रिलेटेड जो अपॉइंटमेंट होगी या फंक्शन होगा रेवेन्यू ऑफिसर का वो भी इसी कानून के तहत, या उसके रिलेटेड जो बाकी मामला हैं वो भी इसी कानून के तहत हम डील करेंगे, ये इसमें बताया गया है। अब आपने जो नेक्स्ट काम करना है ना, क्योंकि आज हमारा पहला लेक्चर है, इसमें मैं कोशिश करूंगा आपको आराम इजी वे से लेके चलूं ताकि आप जो है ना ये आराम से तैयार कर लें। देखें चैप्टर नंबर 1 जो है ना बेटा हमारा, चैप्टर नंबर 1 जो होगा ना हमारा, इसमें हमारे पास है प्रिलिमिनरी। इसमें इसका मतलब ये है कि इसमें देखिए आपने जो काम कर रहे हैं ना, आपने चैप्टर 1 उसका जो मतलब चैप्टर का टाइटल है, उस चैप्टर किस चीज को डील करेगा उसकी आपने सिर्फ हेडिंग याद करनी है। अगर पॉसिबल हो सके तो उसमें कितने सेक्शन है, कहां से कहां तक सेक्शन मौजूद है फलां चैप्टर में, ये आपने याद करना है। तो पहला जो हमारा चैप्टर है उसमें सेक्शन 1 से सेक्शन 4 तक है, आपने इतना सा याद करना है। अभी सेक्शन को छोड़ दें, हम अलग से डिस्कस करेंगे एक एक चैप्टर को अलग अलग से, उसमें क्या क्या बात बताई गई है, कौन कौन सा एमसीक्यूज बन सकता है, वो आगे चल के करेंगे। अभी हमारे पास क्या है 184 इसके टोटल सेक्शन है और इसके 15 चैप्टर हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि चैप्टर जो 10 है वो किस चीज को डील करता है और उसमें सेक्शन कहां से कहां तक है। बस इतना सा काम कर लें, 2 से 3 दफा जब आप इसे अपने हाथों से लिख के करेंगे तो हो जाएगा तैयारी। कोशिश करें। देखिए अगर आपको इस एक्ट में से 25 पेज है, ये मेरे पास सामने है, प्रिंट मैंने निकलवाया। आप भी जो लेटेस्ट है ना, जो पुराने हैं उनमें कुछ चेंजेस हुई है, अमेंडमेंट हुई है। आपने ये जो है ना जाएंगे ऑनलाइन जो है ना अकेडमी है, ये मतलब गूगल पे जाएंगे तो ऑनलाइन अकेडमी के नाम से था, वहां अपडेट करके उन्होंने जो है ना जो एक्ट है वो अपलोड किया हुआ है, वहां से प्रिंट निकलवा लें आप, या हमें कहेंगे तो हम इसके जो है ना पीडीएफ बना के शेयर करवा देंगे। तो आपने वहां से डाउनलोड करना है। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने चैप्टर और चैप्टर का टाइटल देखना है। बस इस पहले सेक्शन में क्या हो रहा है, दूसरे में क्या हो रहा है, तीसरे में क्या हो रहा है, चौथे में क्या हो रहा है, ये आगे चल के हम पढ़ेंगे। इसका आगे आपको फायदा होगा, जिस तरह से अगर आप करेंगे तो आगे चल के इंशाल्लाह आपको इसका फायदा हो जाएगा। सेक्शन 1 में वैसे बेसिकली जो इस कानून है उसका टाइटल बताया गया, उसकी एक्सटेंट बताई गई है, और उसके बाद कुछ जमीनें इसमें से जो है ना हमने निकाल देनी है, कुछ इसमें हमने ऐड कर देनी है, ये बताया गया। जिस तरह कब्रिस्तान की जमीन के ऊपर कोई टैक्स नहीं होता, कंटोनमेंट बोर्ड है आपको बताऊं उन पर कोई टैक्स नहीं होता, इस तरह से और भी बहुत सारी जमीनें होती है वो हमने निकाल देनी है। मतलब ये सारी चीजें बताई गई हैं पहले 3 सेक्शन में। चौथा जो सेक्शन है वो डेफिनेशन का। अब वो आपसे एमसीक्यूज ये पूछ सकता है जी बताएं जी डेफिनेशन जो है इस कानून के कौन से सेक्शन में है, चौथे में। आसान सा सवाल पूछेगा तो मुश्किल आगे चल के हम देखेंगे। अभी आपने सिर्फ इनके टाइटल याद करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास चैप्टर 2। चैप्टर 2 में बेटा हमारे पास उसने ये कहा है कि क्या है जी चैप्टर 2 में हमारे पास, आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास चैप्टर 2 में क्या है, डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बताया गया है, डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में। अब हमारा जो प्रोविंस है इधर लिखता हूं मैं, आपको पता है पंजाब है तो पूरे पंजाब में ये जो है ना हमारा एप्लीकेबल होगा एक्ट। तो पंजाब को आगे डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट्स में तकसीम किया गया है। पंजाब को आगे हमने क्या किया है जी, डिवीजन में तकसीम किया है, डिवीजन को फिर हमने आगे डिस्ट्रिक्ट्स में किया है, डिस्ट्रिक्ट्स को फिर आगे हमने सब डिवीजन में किया है। या ना मिस्टेक कर देना कि डिवीजन के बाद सब डिवीजन ना कर देना, ये आगे चल के डिटेल में हमने पढ़ना है। डिस्ट्रिक्ट्स को फिर सब डिवीजन में, सब डिवीजन को फिर आगे तहसील में,
ये इस कानून के मुताबिक बात कर रहा हूं मैं, इस कानून के मुताबिक रेवेन्यू कलेक्शन का जो पूरा फॉर्मेट है वो इस तरह से बनाया गया है कि हमारे पास प्रोविंस को हमने डिवीजन में तकसीम किया, फिर डिस्ट्रिक्ट्स में, फिर हमने सब डिवीजन में, फिर हमने तहसील में जो ऑफिसर लगेंगे रेवेन्यू ऑफिसर वो इस तरह से लगेंगे। तो हम कानून के मुताबिक पढ़ रहे हैं। प्रैक्टिकली जब हम देखेंगे फील्ड में तो कुछ चीजें थोड़ी बहुत चेंज है। तो वो मैनेजमेंट को बेहतर करने के लिए आपको पता है कि ऐसे जो है निजाम चलाया जाता है, लेकिन हमने पेपर आप लोगों ने देना है तो हमने कानून में जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक चलना है। तो ये डिटेल पढ़ेंगे हम आगे चल के सेक्शन 5 और सेक्शन 6 में। जब भी आपके माइंड में आए ना चैप्टर 2, आपके माइंड में फौरन आना चाहिए डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में ये बात करता है, और सेक्शन 5 से सेक्शन 6 तो 2 सेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर है वो क्या है जी, नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है जी अपॉइंटमेंट एंड पावर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर। अब रेवेन्यू ऑफिसर कौन होगा? रेवेन्यू ऑफिसर की जो फील्ड में टर्म यूज की जा रही होती है वो बेसिकली तहसीलदार और नायब तहसीलदार के लिए यूज की जा रही होती है। लेकिन आप ये देखें कि यहाँ पे हमारे पास अगर हम प्रोविंस से बात करें, प्रोविंस में हमारे पास क्या होता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में क्या होते हैं हमारे पास, मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होते हैं। उनका जो सबसे सीनियर होता है जिसे हम SMBR कहते हैं, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू SMBR, वो क्या होता है, ओवरऑल लीड कर रहा होता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट को। उसके बाद जब हम डिवीजन में आते हैं नीचे, तो डिवीजन में हमारे पास कमिश्नर होता है, उसे हम रेवेन्यू ऑफिसर कह सकते हैं। जब हम आते हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में आपको पता है क्या होता है, कलेक्टर होता है। तो कलेक्टर हमारे पास क्या होगा, रेवेन्यू ऑफिसर होगा, लेकिन उसके लिए टर्म कलेक्टर की यूज की जाती है। फिर जब हम आगे चलते हैं सब डिवीजन में, डिस्ट्रिक्ट के बाद सब डिवीजन है जिसमें 1 से 2 तहसीलें हो सकती हैं, 3 तहसीलें भी हो सकती हैं। उसमें हमारे पास असिस्टेंट कमिश्नर जो होता है वो क्या होता है, रेवेन्यू ऑफिसर होता है। फिर जब हम जाते हैं तहसील में, तो तहसील में हमारे पास तहसीलदार होता है जिसे हम AC1 कहते हैं, असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1। फिर वहीं पे अब आपको नायब तहसीलदार भी मिलेगा जिसे हम कहते हैं AC2, असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 2 का जो होता है। तो ये इस तरह से हमारे पास रेवेन्यू ऑफिसर की के बारे में बताया गया है, उसकी अपॉइंटमेंट किस तरह से होगी, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है कि जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह से लेकर चलेगा, उसकी पावर क्या होगी। जब भी आपका चैप्टर 3 का आपके माइंड में आए तो आपके माइंड में फौरन होना चाहिए कि ये क्या करेगा जी, रेवेन्यू ऑफिसर के बारे में डील करेगा हमें सेक्शन 7 से लेकर सेक्शन 18 तक। ये आपको पता होना चाहिए। जब आपको ये आर्बिट ये याद हो जाएगा, एक एक सेक्शन शायद आपको याद ना हो, 184 सेक्शन है, हर एक सेक्शन किस चीज को डील करता है ये शायद याद आपको ना हो, लेकिन ये जो आर्बिट है 15 आर्बिट बनेंगे आपके 15 चैप्टर है। तो अगर आप ये आप याद कर सकते हैं, ये जब आपको याद हो जाएंगे ना, फिर आपको मैं आगे चल के बता दूंगा सवाल किस तरह से वो देगा, और अगर आप तुक्का भी लगाएंगे तो आपका ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर है वो है जी हमारे पास रिकॉर्ड ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर। रिकॉर्ड, हाँ नहीं, प्रोसीजर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर। कि रेवेन्यू ऑफिसर प्रोसीजर कौन सा अडॉप्ट करेगा। अगर एक बंदा टैक्स नहीं दे रहा तो वो क्या करेगा, समन किस तरह से भेजेगा। अगर समन लेने वाला ही कोई नहीं है, समन मतलब लीगल जो नोटिस भेजा जाता है उसे समन कहेंगे। अगर लेने वाला कोई नहीं है तो वो क्या कराता है, मनादी करवाई जाती है। पहले जमाने में हुआ करता था, आजकल पता नहीं है कि नहीं, लेकिन मनादी करवाई जाती, ढोल बजा के बताया जाता था। अब भी वो तरीकाकार है, ठीक हो गया। उसके बाद जो है ना जी, या इस तरह से मतलब उसको असल में प्रोसीजर वो कौन सा अडॉप्ट करेगा। इसमें प्रोसीजर में हमने और क्या क्या चीजें देखनी है। चैप्टर हमारे पास 6 है, इसमें हमारे पास प्रोसीजर में उसने यही बताया कि जो है ना इसमें हमारे पास समन किस तरह से भेजा जाएगा और लैंग्वेज कौन सी यूज करेगा, जो इलाके की लोकल लैंग्वेज है वो यूज की जाएगी इसमें। उसके बाद वो किधर बैठ सकता है जी, पूरी अपनी तहसील में रेवेन्यू ऑफिसर कहीं पे भी बैठ सकता है, ये बताया गया है इसके अंदर। उसके बाद ये छुट्टी के दिन जो है वो अपनी प्रोसीडिंग जो है उसकी वो करेगा, जो काम वो लीगल होगा इलीगल होगा, लीगल होगा वो इतवार को भी काम कर सकता है। तो इसमें हमारे पास ये हिसाब बताया गया, पेनल्टी है, अरेस्ट है, अगर कोई डिफॉल्टर हो गया तो उसके अरेस्ट करने के लिए कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा। तो इसमें सारे का सारा हमारे पास प्रोसीजर के बारे में बताया गया। इससे जो लास्ट हमारे पास चैप्टर था 4, चैप्टर 3, चैप्टर 4, इसमें हमारे पास चैप्टर 4 में हमें प्रोसीजर के बारे में बताया गया था, रेवेन्यू ऑफिसर प्रोसीजर कौन सा अडॉप्ट करेगा। ये डिटेल में हम पढ़ेंगे वन बाय वन, एक एक सेक्शन को हम डिस्कस करेंगे। असल मकसद क्या आपको समझाना है कि उसमें वो क्या क्या रहा है,
बाकी जो उसमें याद करने वाली चीजें होंगी, जो क्वेश्चन होंगे, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास विलेज ऑफिसर कौन होगा जी। एक तो रेवेन्यू ऑफिसर है, जो सबसे छोटा रेवेन्यू ऑफिसर होता है वो कौन होगा, नायब तहसीलदार होगा। उसके बाद हमारे पास कुछ विलेज ऑफिसर होते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले हमारे पास कनगो होता है, जिसे हम असल में लफ्ज कानून गो है, कनगो जिसे हम कहते हैं। कनगो के बाद हमारे पास पटवारी होता है, पटवारी के बाद हमारे पास क्या होता है जी, नंबरदार होता है, विलेज एडमैन जिसे हम कहते हैं। तो इसमें आप ये देखें कि ये सारे क्या है, विलेज ऑफिसर हैं। ये विलेज में जाके जो है ना, ये बेसिकली फैसिलिटेट कर रहे होते हैं किसे, रेवेन्यू ऑफिसर को, रेवेन्यू कलेक्शन में। तो तीन हमारे पास यहाँ बनेंगे, मतलब है कि विलेज ऑफिसर, कानून गो सबसे ऊपर होगा, कानून गो जिसे हम कहते हैं। उसके बाद हमारे पास पटवारी, पटवारी के बाद हमारे पास नंबरदार। तो ये तीन होंगे हमारे पास विलेज ऑफिसर। ये किस तरह से काम करेंगे ये आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन 36 से सेक्शन 38 तक यही होगा। विलेज ऑफिसर का चैप्टर कौन सा है बेटा, चैप्टर 5 किसे डील करता है, विलेज ऑफिसर को डील करता है। ये आपको पता होना चाहिए चैप्टर का टाइटल। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर है वो है जी हमारे पास रिकॉर्ड का। तो रिकॉर्ड का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो रिकॉर्ड मेंटेन करता है वो कौन करता है जी, रेवेन्यू ऑफिसर करता है। किसकी मदद से, पटवारी की मदद से। पटवारी का बस्ता एक होता है, आपको पता है 13 के करीब उसमें रजिस्टर होते हैं। उसमें सारा उसके पास एक लट्ठे का कपड़ा होता है, जिसके पास जो ना पूरे का पूरे इलाके का क्या होता है, मैप बना होता है। तो वो जो रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम होता है बेसिकली ये पटवारी कर रहा होता है, जो कि हेल्प कर रहा होता है किसी रेवेन्यू ऑफिसर को। अब कौन सा रिकॉर्ड, सारी जमीनों का, वो चाहे कमर्शियल है चाहे वो एग्रीकल्चर है, सारी जितनी भी जमीन है उनका रिकॉर्ड कौन मेंटेन करेगा, रेवेन्यू ऑफिसर करेगा। किसकी मदद से करेगा, पटवारी की मदद से करेगा। इसी में सारी वही बातें बताई गई हैं। ये डिटेल तो हमने बाद में पढ़नी है ना, अभी मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा इनका जो है ना ओवरव्यू दे रहा हूं कि ये किस तरह से हमने इसे याद करना है। पहले आप थोड़ा सा इसका, आपको पता हो गया हम कर क्या रहे हैं। चैप्टर मिसाल के तौर पर 7 की बात हुई है तो आपके माइंड में फौरन आना चाहिए कि भाई ये किसे डील करेगा जी, असेसमेंट को डील करेगा। असेसमेंट क्या होता है, तखमीना लगाना, अंदाजा लगाना। एक जमीन ही है, उसके जितनी मिसाल के तौर पे वहां से 50 मन एकड़ जो है ना, 50 मन गंदम एक एकड़ से निकली है, तो उसके ऊपर टैक्स कितना होगा। अब एक जो डिस्ट्रिक्ट है या जो तहसील है, हर एकड़ की तो नहीं निकाली जा सकती। तो क्या होता है, अंदाजा लगा लिया जाता है कि इस एरिया के अंदर जो एवरेज है वो ये चल रही है, उसी हिसाब से टैक्स लगा दिया जाता है। तो आगे चल के डिटेल हम देखेंगे इसकी। असेसमेंट दो तरह से होती है, इसमें बताया जाएगा, आगे चल के पढ़ेंगे हम, जनरल असेसमेंट और स्पेशल असेसमेंट। जनरल असेसमेंट का जो होती है वो 25 साल के बाद होगी। ये सवाल बनेगा यहाँ से कि जी बताइए जनरल असेसमेंट कितने साल के बाद होती है, 25 साल के बाद होती है। हाँ जी, स्पेशल असेसमेंट कब की कर सकता है जी, रेवेन्यू ऑफिसर किसी भी वक्त कर सकता है। देखिए जनरल असेसमेंट 25 साल के लिए होती है। आपने जो है ना बता दिया इसे, ये जो जमीन का प्लाट है या जो ये तहसील है, यहाँ से जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा इतना होगा, टैक्स लगा दिया वहां की जमीनों के ऊपर आपने या पैदावार के ऊपर। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि वहां पे कोई सैलाब आ गया, तो उसके लिए फिर क्या करेगी, स्पेशल असेसमेंट होगी। वो जिस जहां पे सैलाब आ गई, जिसकी जमीन तबाह हो गई, वो तो नहीं टैक्स दे सकता गवर्नमेंट को। उसके लिए फिर क्या होगा, वो एप्लीकेशन देगा या खुद भी वो जा सकता है दोबारा से असेसमेंट करके, स्पेशल असेसमेंट कहेंगे उसे, वो किसी भी वक्त कर सकता है, करके दोबारा से बताएगा हाँ जी यहाँ से टैक्स हम जो है ना, यहाँ पे सैलाब आया, हम टैक्स यहाँ से नहीं ले सकते, या फसल तबाह हो गई, जो भी रिपोर्ट है वो बना के भेज दी जाएगी। तो इसमें हमारे पास ये दो तरह के असेसमेंट हम डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे, आज नहीं कर रहे हम। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर है बेटा वो है जी कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। वही जो टैक्स है जमीनों के ऊपर, जो रेवेन्यू लगा हुआ है, उसकी कलेक्शन किस तरह से कौन करेगा, विलेज ये रेवेन्यू ऑफिसर करेगा। किस तरह से करेगा, अगर कोई नहीं देता तो फिर क्या होगा, तो फिर वो क्या कर सकता है, नोटिस देगा पहले उसे, फिर नोटिस देने के बाद डिफॉल्टर डिक्लेयर करके उसे अरेस्ट किया जा सकता है। अरेस्ट करने के बाद भी वो पैसे नहीं दे रहा तो उसकी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो बेची जाएगी, फिर उसे नेक्स्ट जो उसकी जो गवर्नमेंट का जो पैसा है वो पूरा किया जाएगा, चाहे उसकी फसल बेच के करना पड़े, चाहे उसकी जमीन के बेच के करना पड़े। उसका फिर तरीका कार है, स्टेप बाय स्टेप है। सबसे पहले नोटिस दिया, उसे बुलाया, वो नहीं आया, फिर उसके अरेस्ट का काम शुरू किया, फिर अरेस्ट करने के बाद भी नहीं उसका पैसे दे पा रहा वो गवर्नमेंट के, तो फिर उसकी जो फसल खड़ी थी उसे बेच दिया जाएगा, या उसकी जो बाकी प्रॉपर्टी थी कोई वो बेच दी जाएगी। उसके बाद फिर आखिर पे जमीन को बेच देंगे, या फिर जमीन को आगे फिर जो है ना
दे दिया जाता है रहन पे या किराए पे, इस तरह करके गवर्नमेंट का पैसा पूरा हो जाता है। तो ये जो है ना, ये हमारे पास चैप्टर 8 है। चैप्टर 8 जब भी आपके माइंड में आए, आपके माइंड में फौरन आना चाहिए कि जी क्या करेगा जी, कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू को डील करता है। चैप्टर 8 किसे डील करता है? ये अगर आपको याद हो जाए ना तो ये बेस्ट है। अगर ये नहीं याद होते ना आपको, कोई मसला नहीं है। आप इनका जो टाइटल है ना वो जरूर याद करें, जो टाइटल है वो आप जरूर याद करेंगे, ताकि आपको आइडिया हो कि जो चैप्टर 8 है वो किसे डील कर रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर है वो है जी चैप्टर 9, और ये डील करा रिकवरी ऑफ अदर डिमांड्स बाय रेवेन्यू ऑफिसर। एक तो टैक्स था जमीन के ऊपर, जमीन के ऊपर नहीं होता बेसिकली, ये जमीन से जो प्रोडक्शन हो रही होती है उसके ऊपर होता है। वो भी नेट इनकम जो होती है, अखराजात को निकाल के वो जो मतलब है कि नेट इनकम होगी उसके ऊपर टैक्स होता है। ये 1/4 मैक्सिमम ये हो सकता है। तो जिस तरह वो आपने लगान मूवी देखी होगी, उसमें वो जो लगान था वो बेसिकली क्या था, ये लैंड रेवेन्यू था। अंग्रेज दौर में 75% था। मिसाल के तौर पे एक किसान है, उसकी 100 मन गंदम हुई है, तो 75 मन के करीब जो है ना वो गवर्नमेंट अंग्रेज सरकार ले जाती थी, उसके पास बेचारे के पास 25 मन नहीं बचते थे। तो खैर अब तो ये नहीं है। 1997 में जो है ना ये जो टैक्सेस थे, लैंड रेवेन्यू जो था, ये तकरीबन सारे खत्म हो गए। अब तो सिर्फ जो है ना अबियाना रह गया है, मालियाना तो खत्म ही हो गया है। तो चैप्टर हमारे पास 9 में क्या है जी, रिकवरी ऑफ अदर डिमांड। मिसाल का मतलब उसमें जो है ना आप ये देखें कि कोई जुर्माना है, कोई जुर्माना किसी के ऊपर हो गया था, या टैक्स के अलावा कोई और मतलब है कि फीस वगैरह है, उनकी जो कलेक्शन है वो भी कौन करेगा जी, रेवेन्यू ऑफिसर करेगा। और कौन से सेक्शन के तहत करेगा जी, ये डील करेंगे सेक्शन 113 से लेके सेक्शन 113 से 115 तक चैप्टर 9 के अंदर है, जिसमें जो अदर डिमांड्स हैं, जो बाकी जो बकाया जात होंगे गवर्नमेंट के, वो जो है ना कलेक्शन का जो काम है वो कौन करेगा, रेवेन्यू ऑफिसर करेगा इन सेक्शन के तहत। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास चैप्टर 10 है। चैप्टर 10 किस चीज को डील करता है जी, सर्वे एंड बाउंड्रीज को डील करेगा। चैप्टर 10 जैसे आपके माइंड में आए, आपके माइंड में फौरन आना चाहिए कि सर्वे एंड बाउंड्रीज। सर्वे एंड बाउंड्री का चैप्टर कौन सा, चैप्टर 10 है। सेक्शन 116 से 134 तक है। अब इसमें सर्वे और बाउंड्रीज क्या होती है, आपने देखा होगा कि जिस तरह जब कोई तकसीम हो रही होती है, जमीन की पार्टीशन हो रही होती है, 4 भाईवाल थे, 4 पार्टनर थे, तो उनकी जमीन पहले इकट्ठी मुश्तरका खाते में थी, उन्होंने जो है एप्लीकेशन दे दी जी हमें तकसीम करके दे। तो वो जो तकसीम होगी, तो वो जब तकसीम होगी तो उस वक्त क्या होगा जी, रेवेन्यू ऑफिसर क्या करेगा जी, सर्वे करेगा और बाउंड्री मार्क्स लगा के देगा। उसके अलावा आपने देखा होगा, जो लोग देहात से जिनका ताल्लुक है, पत्थर लाइन हुआ करती है देहात में, पत्थर के जरिए जो है ना ये मुरब्बा इधर है, ये मुरब्बा इस लाइन से इधर है, वो जो पत्थर लाइन है उसके मुताबिक एक मुरब्बा पूरी जमीन होती है। अगर उसमें 20 के पार्टनर है, 20 में से किसी की जमीन कम हो रही है, तो वो जो पत्थर लाइन है वहां से फिर पैमाइश शुरू की जाती है और हर किसी की उसमें जमीन फिर पूरी हो जाती है। तो मिट्टी की बना दी जाती है बाज दफा, और बाज दफा पत्थर की बना दी जाती हैं, बाज दफा नहरें, ये जो खाला होता है ये बाउंड्री मार्क होते हैं एक मुरब्बे का, एक मतलब उसके हिसाब से फिर वो सेटिंग उनकी बनी होती है। तो सर्वे और बाउंड्रीज जो है ना बाज दफा ऐसे होता है, मिसाल के तौर पे देखेंगे दरिया जा रहा है, अब दरिया क्या करता है, एक साइड की जो जमीन है उसे अपने अंदर जो है ना ले लेता है और दूसरी तरफ क्या करता है, मिट्टी निकाल देता है। अब इधर की जमीन क्या हो गई, बुर्द हो गई, दरिया बुर्द हो गई, इधर की क्या हो गई, बरामद हो गई, इधर निकल आई जो बरामद हो गई। अब इधर जो बंदा था जिसकी ये जमीन थी, अब उसके ऊपर टैक्स भी था। अब जब उसकी जमीन ही दरिया में चली गई, क्या वो गवर्नमेंट को टैक्स देगा, या उसका जो नुकसान होगा वो कौन पूरा करेगा? तो क्या होगा, रेवेन्यू ऑफिसर जाएगा, वो सर्वे करेगा, इधर जो जमीन निकली हुई है अगर वो कंपनसेट कर सकता है तो वो क्या करेगा, इधर से उसे जमीन दे दी जाएगी। कंपनसेट इस तरह से किया जा सकता है, या उसका जो टैक्स है वो खत्म कर दिया जाएगा, कम से कम उसकी जमीन तो गई, उसे टैक्स तो अब हम वापस नहीं लेंगे ना, कि जमीन ही नहीं है तो वो टैक्स कहां से देगा। हमेशा टैक्स होता है प्रोडक्शन के ऊपर, जब हमसे नेट मतलब एसेट या नेट प्रोडक्शन ही कुछ नहीं हो रही तो वो टैक्स कहां से देगा। तो उसके लिए भी क्या करेगा जी, सर्वे किया जाएगा और बाउंड्री मार्क लगाए जाएंगे। तो इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के। नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर 11 है, चैप्टर जो 11 है वो डील करता है जी पार्टीशन के बारे में। वो डील करता है
पार्टीशन के हवाले से तो मुश्तरका खाता जिस तरह होता है, मुश्तरका खाते की मैंने आपको बताया कि पार्टीशन कोई भी पार्टनर जो है ना करवा सकता है, या जब कोई शख्स फौत हो जाता है, उसके आगे 4 बेटे हैं, तो वो क्या करते हैं, ये अपनी जो ज़मीन है उनकी पार्टीशन होनी होती है, अलग अलग होनी होती है। तो पार्टीशन के हवाले से याद रखेंगे कि अगर कोई मतलब विरासती इंतकाल हो तो उसकी किसी भी शख्स की वफात के 1 महीने के बाद रेवेन्यू ऑफिसर खुद पार्टीज को बुला के उनकी पार्टीशन कर सकते हैं। अगर वो एप्लीकेशन दे दें तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अंदर जो को शेयर होते हैं या जो डिग्री होल्डर होते हैं, बाज़ दफ़ा आप ज़मीन ले लेती हैं, डिग्री हो जाती है, तो डिग्री होल्डर जो होते हैं उनकी जो पार्टीशन का तरीकाकार है वो चैप्टर 11 में बताया गया है सारे का सारा। तो आपको जब भी आप चैप्टर 11 या पार्टीशन की बात हो तो आपको चैप्टर 11 का पता लगना चाहिए, और सेक्शन 135 से 150 ये डील करता है। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर 12 है। चैप्टर 12 जो है हमारे पास बेटा, ये आर्बिट्रेशन को डील करता है। आर्बिट्रेशन होता है सालसी, अदालत से बाहर। मिसाल के तौर पे ये जमीन है हमारे पास, ये हमारे पास एक जमीन है, और ये क्या जा रहा है, रोड जा रहा है। क्या जा रहा है, रोड जा रहा है। 2 भाई हैं, एक ने ये कब्जा किया हुआ, भाई ए ने, बी के पास ये है। तो जब पार्टीशन होने लगी, जब तकसीम होने लगी, तो वो किस तरह होगी, तो जो बेनिफिट होगा, आपको पता रोड के साथ जमीन महंगी होती है ना, पीछे जो है ना उसकी कीमत कम होती है। जब पार्टीशन होगी तो दोनों को बराबर बेनिफिट मिलने चाहिए। उसके लिए क्या होता है फिर आर्बिट्रेशन क्या होती है। अब मिसाल के तौर पे जो रेवेन्यू ऑफिसर था उसने इस तरह से तकसीम करके दे दी, ये दे दी ए को और ये दे दी बी को। अब बी ने यहाँ पे घर बनाए हुए थे पहले से, उसने यहाँ इन्वेस्टमेंट की हुई थी, तो वो चाहता है कि नहीं मेरे पास ये वाली जमीन भी रहे और उधर से भी मुझे बराबर बेनिफिट मिले। उसके लिए फिर क्या करता है रेवेन्यू ऑफिसर, क्या करता है, वो कहता है जाओ आपस में कोई प्राइवेट जो है ना पार्टीशन का कोई फार्मूला बना के मुझे दे दे जिसपे आप दोनों राजी हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, उसे इंप्लीमेंट कर दूंगा। तो फिर अदालत के बाहर क्या होता है, वो खुद बैठ के कर ले, फार्मूला बना के लाके दे दे रेवेन्यू ऑफिसर को, तो भी ठीक है। अगर वो नहीं मान रहे, फिर जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो एक बंदा उधर से एक बंदा उधर से, दो क्या करेगा, आर्बिट्रेटर तो सालिस मुकर्रर कर देगा, दरमियान में एक अपना भी आर्बिट्रेटर, अपनी तरफ से भी एक बंदा उस कमेटी में डाल देगा। तो वो तीनों बैठ के कोई ना कोई फार्मूला बनाएंगे, फार्मूला बना के लाके वो रेवेन्यू ऑफिसर को जमा करवा देंगे। रेवेन्यू ऑफिसर क्या कर सकता है, उसे एक्सेप्ट भी कर सकता है, उसे रिजेक्ट भी कर सकता है, और उसी में थोड़ी बहुत अमेंडमेंट भी कर सकता है। तो आर्बिट्रेशन होती है अदालत से बाहर, प्राइवेट सालिसी जो होती है वो कौन करवा, वो मतलब रेवेन्यू ऑफिसर करवा सकता है, वो डायरेक्शन भी दे सकता है, वो खुद भी कह सकता है करके आ जाओ, मुझे इलाके फार्मूला बना के दे दो। तो ये सारे आर्बिट्रेशन का जो चैप्टर है वो कौन सा है बेटा, चैप्टर 12 है। इसमें एक एक सेक्शन को हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर है बेटा वो है जी हमारे पास अपील है, रिव्यू है और रिवीजन है। चैप्टर 13 डील करता है अपील को, रिव्यू को और रिवीजन को। चैप्टर 13 आपको जब भी आपके माइंड में आए तो यह अपील कौन से चैप्टर में है जी, 13 में है। सेक्शन कहां से कहां तक है, 161 से 1967 तक। अब अपील क्या होती है, रेवेन्यू ऑफिसर ने कोई भी फैसला कर दिया, कोई तकसीम कर दी या कुछ भी कोई भी उसने डिसीजन कर दिया, तो उसके खिलाफ आप अपील कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि हमारे पास तहसील में क्या होगा, कमिश्नर होगा, बल्कि प्रोविंस में हमारे पास क्या होगा जी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होगा, फिर हमारे पास क्या होगा, कमिश्नर होगा, डिवीजन में फिर हमारे पास क्या होगा जी, कलेक्टर होगा, डिस्ट्रिक्ट में फिर हमारे पास क्या होगा जी, फिर हमारे पास कलेक्टर के बाद हमारे पास आप कह लें कि एससी ग्रेड 1 का होगा, असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 तहसील में, या इसके दरमियान में आप असिस्टेंट कमिश्नर को डाल लें, उसके बाद एसी कर लें। तो इस तरह से हमारे पास ये फॉर्मेट होता है। अब इसमें उसने ये बताया तहसीलदार की, हम चले बात कर लेते हैं। यहाँ पे कौन है, एसी 1 जो है ना वो कौन है, तहसीलदार है। अब तहसीलदार ने कोई फैसला कर दिया, अब उसके खिलाफ जो अपील है वो कलेक्टर को की जा सकती है। उसका टाइम कितना होता है जी, 30 दिन का होता है। आप कलेक्टर को कर सकते हैं। कलेक्टर ने आपके खिलाफ अगर कोई फैसला दिया है तो उसकी अपील आप कमिश्नर को कर सकते हैं। उसके लिए जो दिन होगा, टाइम पीरियड कितना है, 60 दिनों का है। अगर कमिश्नर ने कोई आपके खिलाफ फैसला कर दिया है, उसकी आप जो मतलब उसकी अपील है वो 90 डेज के अंदर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को दे सकते हैं। तो इसमें से इन डेज के हवाले से क्वेश्चन बने, कितने दिनों में आप अपील कर सकते हैं।
तो अपील के हवाले से फिर इसमें और भी कुछ चीजें हैं कि अगर आपके 2 फोरम से आपके खिलाफ फैसला आ गया तो फिर तीसरे फोरम पे नहीं जा सकते, वो डिटेल में जब हम पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे। तो अपील आप कर सकते हैं। अपील के हवाले से थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया था। रिव्यू जो है ये इसकी भी आप कुछ केसेस के अंदर कुछ प्रोविजन है जहां पे आप अपील कर सकते हैं, जहां पे इजाजत है। जहां पे इजाजत नहीं है वहां आप रिव्यू की एप्लीकेशन दे सकते हैं, उसके भी डेज डिफाइन है। फिर रिवीजन होती है, रिवीजन जो रेवेन्यू ऑफिसर होता है वो खुद ही कर सकता है, मतलब किसी भी वक्त कर सकता है, उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे जब हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे इन्हें। तो चैप्टर 13 हमारा डील करेगा अपील को, रिव्यू को और रिवीजन को। नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर है बेटा वो कौन सा है जी? वो है जी हमारे पास सप्लीमेंट्री प्रोविजन। कुछ ऐसी प्रोविजन होती हैं जो कि इस कानून के लिए जरूरी होती हैं लेकिन वो किसी चैप्टर में नहीं आ रही होती, तो उन्हें फिर अलग से एक चैप्टर में डाल दिया जाता है। जैसे इसमें आप देखें सप्लीमेंट्री प्रोविजन में हमारे पास रेवेन्यू जो डिपॉजिट्स हैं वो मतलब कुछ ऐसे ड्यू जो वाजिबात हैं किसी के भी ऊपर, किसी भी मतलब है कि लैंड होल्डर या लैंड ओनर के ऊपर, वो जो अथॉरिटी है, ड्यू अथॉरिटी है वो नहीं ले रही, तो आप वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जमा करवा सकते हैं, गवर्नमेंट को जमा करवा सकती हैं। फिर आगे बताया गया ऑर्डर ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स। अच्छा, बाद दफा पता भी क्या होता है, एक जमीन ही है, क्रिमिनल कोर्ट में फैसला कर दिया है कि जी एक बंदा था, इसकी जो जमीन है उसे जब्त कर लिया जाए, तो वो जो जब्त करने का काम है वो कौन करेगा? तो वो किसे लिखेगा? वो कलेक्टर को लिखता है, उसे मतलब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को लिखेगा, आप ये कह लें। वो क्या करेगी? उस जमीन को बेचने का काम है या उसे अटैच करने का काम है, वो कौन करेगा जी? ये करेगा। तो इसमें यही बताया गया कि ऑर्डर जो होगा सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स का जो होगा वो भी किधर आएगा जी? इन्हीं के पास आएगा। उसके बाद इसमें बताया गया कि कुछ चीजें जर्नल है इसके अंदर। जर्नल में आप ये देखें कि हमारे पास कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी। जर्नल में हमारे पास आ जाएंगी बेटा कि कुछ कॉमन लैंड है या इंक्रोचमेंट है। पांच दफा आपको बताया कि हम गली में क्या करते हैं, अपना जो घर के बाहर है ना उससे भी कब्जा कर लेते हैं, या देहातों में क्या होता है अपनी जमीन के साथ जो एक्स्ट्रा जमीन पड़ी होती है उससे भी कब्जा कर लिया जाता है, इंक्रोचमेंट जिसे हम कहते हैं। तो इंक्रोचमेंट के हवाले से जो चीजें हैं वो भी ये डील करेगा, उसका जो फाइन है उसके बारे में, या कॉमन लैंड जो होती है जिन्हें हम शामलाट कहा करते हैं उनके हवाले से, उन पर अगर कब्जा हो गया तो वो भी सारा क्या। शामलाट बेसिकली क्या होती है? शामलाट ये अंग्रेज बहादुर ने जो ना इस तरह से इन्होंने किया था, कुछ जमीनें होती हैं, कुछ जो है सरकार की जमीनें होती हैं, कुछ जो होती हैं हमारे पास अवाम की जमीनें होती हैं, कुछ जमीनें ऐसी थी जो छोड़ दी गई थी, वो जमीनें किसी की नहीं, ना सरकार की है ना किसी सिटीजन की है, तो दरमियान में ऐसी छोड़ दी थी। किसके लिए? वेलफेयर के जो काम थे उनके लिए, कि यहाँ जी कब्रिस्तान बन सकता है, यहाँ जी जो है ना कल को पार्क बन जाएगा, यहाँ जो है ना जी। तो शामलाट देहातों में भी इस तरह काफी सारी जमीनें थी, पब्लिक पर्पज के लिए छोड़ दी गई थी, तो उनके ऊपर भी कब्जा अगर कोई कर रहा है उसे जो है ना गवर्नमेंट सारा देखेगी मामलात को। वो जर्नल में डाला गया। उसके अलावा जर्नल में ये डाला गया है कि जी जमीन बेची जा रही है किसी डिफाल्टर की, उस जमीन के बेचने में, अब बेचने वाला कौन है? रेवेन्यू ऑफिसर है, उसने सारा प्रोसेस करना है। अब खरीदने है, उसकी बिड होगी, आपको पता है जो बोली लगेगी उसमें रेवेन्यू ऑफिसर नहीं हिस्सा ले सकता। रेवेन्यू ऑफिसर ना उसकी ऑक्शन में ना उसकी बिडिंग में किसी भी सूरत में वो हिस्सा नहीं ले सकता, वो भी इसी जर्नल में बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर है आखिरी वो है जी हमारे पास मिसलिनियस का। इसमें जो है ना हमारे पास कुछ ऐसी चीजें डाली गई हैं, जैसे मिसाल के तौर पे सेक्शन 124 के तहत इससे पहले जितने भी कानून हैं रेवेन्यू के वो सारे रिपील कर दिए गए, खत्म कर दिए गए, ये इसमें बताया गया है। उसके बाद पावर टू मेक रूल, मतलब रूल बनाने की जो पावर है वो किसके पास है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास है, ये बताया गया है। उसके बाद इसमें बताया गया है कि लंबरदार की जो अपॉइंटमेंट है उसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। मतलब ये है कि इस बात का कि जो पहले से लगे हुए हैं बस वही चलेंगे, अब जिन इलाकों में लगे हुए हैं, अब जो नए इलाके हैं उनके अंदर नए लंबरदार नहीं अपॉइंट हो सकते। मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो किसी चैप्टर में नहीं होंगी, वो इनमें डाल दी जाएंगी। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 का। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आसान लैंग्वेज में समझा पाया हूँ, क्योंकि जो लोग जिनका लॉ का बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए थोड़ा सा इनकी जो वर्डिंग है उसे समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसमें आपने करना क्या है? इसमें आपने सिर्फ इसे समझना है। जहाँ पे कुछ
सजाएं बताई गई हैं, कोई जुर्माना बताया गया है, कोई तरीकाकार बताया गया, जिस तरह अपील का तरीकाकार है, जिस तरह असेसमेंट का तरीकाकार है बताया गया। जनरल असेसमेंट 25 साल के बाद होगी, हाँ जी, स्पेशल जो होगी किसी वक्त हो जाएगी। तो इसमें वही बताया गया है सारी चीजें भाई, जो विरासती इंतकाल होगा या विरासती जो पार्टीशन होगी वो कितने दिनों के बाद, कितने टाइम के बाद तहसीलदार खुद बुला के कर सकता है, रेवेन्यू ऑफिसर खुद कर सकता है। वो सारी चीजें वही जो उसमें फैक्ट्स हैं उन्हें हमें थोड़ा सा समझना है, आसान लैंग्वेज में अपने माइंड में बिठाना है, ताकि जब हम पेपर में जाएं तो वो जो सवाल आए हों उन्हें हम ठीक कर पाए। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।